Question number 13. YZ Limited, an unlisted company. So unlisted company ही पढ़ते ही माइंड में आना चाहिए. DRR 10%, DRRI 15%. Other than blah 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 blah. ठीक है. Had मतलब opening balance 16,000, 12% debenture of 100 each. Outstanding as on 1st April 2011. Redeemable on 31st March 12. हम 1st अप्रैल 2011 पर हैं और रिडम्पशन 31st मार्च 12 पर होने वाला है. On 1st April 2011, the following balances appeared in the books of account. Investment in 2000, 9% secured government bond of 100 each. So बच्चा लोग, टोटल डिबेंचर है 16 लाख का, उसका 15% 2,40,000 होना चाहिए. बट कंपनी के पास डिबेंचर, रिडम्पशन, रिजर्व, इन्वेस्टमेंट 2 लाख है. इट इज नॉट सफिशिएंट. इट मीन्स मुझे इन्वेस्टमेंट 40,000 परचेज करना पड़ेगा. बराबर है कि नहीं? टेल स्टूडेंट टेल. बच्चा डीआरआर भी है 1 लाख. डीआरआर 1 लाख. इज इट सफिशिएंट? इसका 10% 1,60,000 होने को मांगता है. बट अपने पास 21 लाख है, तो 60,000 और डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा. Interest on investment is received yearly at the end of the financial year. कंपनी इंटरेस्ट रिसीव करती है इन्वेस्टमेंट पर एट द एंड ऑफ द ईयर. 2000 ओन डिबेंचर वेयर परचेज्ड ऑन 31st मार्च 2012. 2000 ओन डिबेंचर परचेज किया 31st मार्च 12 को. मतलब जिस दिन रिडम्पशन करना है ना, उस दिन ओपन मार्केट से 2000 डिबेंचर परचेज कर लिया at an average price of 99 and cancelled on the same day. मतलब बच्चा लोग 31st मार्च 12 को 2000 डिबेंचर परचेज करके इमीडिएट कैंसिल होगा. बचे हुए 14,000 डिबेंचर्स का रिडम्पशन होगा. इज इट क्लियर? On 31st March 12, the investment were realized at par and the debenture were redeemed. You are required to write off following account: debenture, debenture redemption reserve and debenture redemption investment account. चलो तीनों अकाउंट बना लेते 6-6 लाइन के. और उसके पहला टाइमलाइन. फर्स्ट अप्रैल 11 ओपनिंग है. इसी डेट पर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 60,000 से क्रिएट करना पड़ेगा. डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट 40,000 परचेज करना पड़ेगा. ऑन 31st मार्च 12 डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. इंटरेस्ट रिसीव होगा ऑन इन्वेस्टमेंट. परचेस करके इमीडिएट कैंसलेशन करना है. तो परचेज एंड इमीडिएट कैंसलेशन इज एज गुड एज रिडम्पशन. तो इसके पहले हम क्या करेंगे? अपना इन्वेस्टमेंट बेच देंगे. सेल ऑफ DRRI, फिर परचेज एंड इमीडिएट कैंसलेशन, फिर रिडीम, फिर क्लोज DRR.
लास्ट टाइम अगर तुम लास्ट वाला सम देखोगे तो परचेज एंड इमीडिएट कैंसिलेशन बीच में हुआ था। तो जिस दिन इमीडिएट कैंसिलेशन हुआ था उस दिन मैंने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी करवाया था और डीआरआर को जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करवाया था। अब इस सब में भी दो तरीका है, जितने प्रपोर्शन का इन्वेस्टमेंट, जितने प्रपोर्शन का कैंसिलेशन हुआ है उतना प्रपोर्शन का 15% इन्वेस्टमेंट बेचो और डीआरआर ट्रांसफर करो, और फिर जब रिडीम हो तो वापस सेल करो और वापस डीआरआर में ट्रांसफर करो। सिंस दोनों का डेट सेम है तो दो बार सेल करना, दो बार डीआरआर ट्रांसफर करना इट इज नॉट एडवाइजेबल। इसलिए मैंने एक साथ सेल करके एक साथ क्लोज करके डीआरआर में ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन अगर परचेज एंड इमीडिएट कैंसिलेशन और रिडम्पशन का दो अलग अलग डेट होता तो दो बार इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ता, दो बार डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता। मैं क्या बोली वो किसी को डाउट है तो पूछेगी। डाउटिच नहीं आते, क्या बात है? ओके चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं देन। 3 ठो अकाउंट बनाना है। सर आपका माइक ऑफ है। स्टार्ट करें? हो गया लाइन मार्कर तो? ओम एक्सपर्ट हो गया लाइन मारने में, क्या ओम? एकदम फटाफट लाइन ड्रॉ कर लेता है।
चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2011 buy balance brought down 16 lakhs, on 1 अप्रैल बच्चा लोग डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व पहले से था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, और इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख था। Since the DRR and DRRI as per legal requirement, it is not sufficient, so we have to create DRR on 1 April. For creating DRR, entry will be P&L account debit to DRR. %10 of 16 lakh minus opening balance. Similar to that, purchase करना पड़ेगा to cash bank investment 15% of 16 lakh minus opening balance. So opening, creation of DRR, purchase of DRRI complete कर दिया। क्वेश्चन में दिया है डिबेंचर इंटरेस्ट, बच्चा लोग डिबेंचर इंटरेस्ट पे करेंगे तो एंट्री होती है डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक। ना हमें डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बनाना है, ना हमें हम बैंक अकाउंट बनाने वाले, तो इग्नोर। सिमिलर टू दैट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ना हमने बैंक अकाउंट बनाया ना इंटरेस्ट अकाउंट बनाया, तो ये भी इग्नोर। हम तो सिर्फ ये 3 अकाउंट पर फोकस करेंगे। तो अब क्या करना है, DRRI बेच देना है, सारा DRRI बेचेंगे। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI 31 मार्च बाय बैंक अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट बेचकर पैसा आया, परचेस करके इमीडिएट कैंसिलेशन, तो परचेस करके इमीडिएट कैंसिलेशन करेंगे। सो एंट्री होता है 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट विथ फेस वैल्यू, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट जितना इंटरेस्ट अमाउंट है टू बैंक अकाउंट विथ CIP and to profit on cancellation account। बच्चा लोग क्वेश्चन में दिया है 2000 ओन डिबेंचर परचेज एट 99। क्वेश्चन में बताया नहीं वो CIP है EIP है। और ईशान always assume it is EIP, always assume it is EIP। so 2000 into 99, %12 debenture debit with face value, interest nil। why nil? बिकॉज देखो जिस दिन परचेज किया ना उसके पहले मैंने ऑलरेडी इंटरेस्ट पे कर दिया है, तो सारा इंटरेस्ट पे करने के बाद मैं परचेज करके कैंसिल कर रहा हूं। Hence, at the time of purchase from open market, we will not pay any interest. So यहाँ पर बैंक अकाउंट हो जाएगा 2000 into 99, ये EIP प्लस इंटरेस्ट नील 1,98,000 CIP अमाउंट है ये। टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 2000
किसी को नहीं समझा तो पूछ लो। कोई डाउट ही नहीं पूछता है यार, क्या बात है। सर यस। सर वो पूरा इन्वेस्टमेंट क्यों सेल कर दिया? मैं परचेस करके इमीडिएट कैंसिल करने वाला हूँ 2000 और रिडीम करने वाला हूँ 14,000। ओके सर। मतलब सारे के सारे डिबेंचर इसी डेट पर रिडीम होने वाले हैं। हाँ हाँ कुछ परचेस करके कैंसिल, बचे हुए रिडीम। हाँ हाँ। तो ये परचेस करके इमीडिएट कैंसिलेशन का एंट्री हुआ। रिडम्पशन करना है तो 3 एंट्री, इन्फॉर्म, पेमेंट, राइटिंग ऑफ पीओआर। इन्फॉर्म करते तो एंट्री होती है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ना हमने डिबेंचर होल्डर अकाउंट बनाया, ना हमने बैंक अकाउंट बनाया। और राइटिंग ऑफ पीओआर है नहीं, बिकॉज यहाँ पर प्रीमियम पर रिडम्पशन है ही नहीं। Now close DRR. The balance of DRR to be transferred to general reserve. संपला। सारे अकाउंट टैली हो जाएंगे। आप देखोगे लास्ट सम में ना, तो डिबेंचर में भी बैलेंस था, डीआरआर में भी बैलेंस था, डीआरआर आई में भी बैलेंस था। तीनों में इसलिए बैलेंस था क्योंकि सारे डिबेंचर रिडीम नहीं हुए थे। सर यस। ये जो परचेज एंड इमीडिएट कैंसिलेशन की एंट्री है उसमें इंटरेस्ट नील क्यों आया था, क्या बोला था आपने? 31 दिसंबर को देखो, आपने पहले स्टार्टिंग में क्या लिखा है, देखो देखो ना, 31 मार्च को, सॉरी, पहला क्या लिखा है टाइमलाइन में? ओके, पे कर दिया। तो डिबेंचर इंटरेस्ट मैंने सबको पे कर दिया है। अब हाँ, उसके बाद मैं परचेस करके कैंसिल कर रहा हूँ। ओके ओके, थैंक यू सर। या बैंकिंग कंपनी में कॉन्सेप्ट बाकी है एंडोर्समेंट वाला, हाँ बराबर। ठीक है ठीक है। हो गया ये ना। अब देखो, इसके पहले, सबसे पहले स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हम करते थे, हम डीआरआर और डीआरआरआई की बात ही नहीं करते थे। क्यों? तो देखो क्वेश्चन में
अगर आपको बोला है सिर्फ डिबेंचर अकाउंट बनाओ, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बनाओ, क्वेश्चन में अगर आपको बोला है सिर्फ डिबेंचर और डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बनाओ, डिबेंचर होल्डर अकाउंट बनाओ, तो इग्नोर DRR एंड DRRI, सोचना ही नहीं। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रहा है प्रिपेयर DRR अकाउंट, सॉरी, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रहा है प्रिपेयर डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो आप क्या करना, DRR DRRI के बारे में सोचना ही नहीं। लेकिन अगर बोला है पास ऑल द जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, तब आपको बार बार सोचना पड़ेगा DRR चाहिए या DRR नहीं चाहिए। इन दैट सिंपल लॉजिक याद रखना, कंपनी अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो DRR भी चाहिए, DRRI भी चाहिए। बट अगर कंपनी इज लिस्टेड कंपनी तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट चाहिए, DRRI, DRR नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? तो मैंने ना आपको क्वेश्चन जो रिवाइज करके भेजा है सारा, जितने सम अपने हो चुके हैं, एक बार सारे क्वेश्चन गो थ्रू कर लेना, ठीक है? अब बचे हुए सम कंप्लीट करते, बोलो। सर जो आपने लिस्टेड कंपनी बोला वो DRRI चाहिए, तो उसमें भी अगर सपोज वो अकाउंट बनाने को बोला तो ही तो ही, करेंगे। हाँ, यस यस यस। तो अभी देखो सेकंड टर्म में इस सब में, देखो इस सब में कैसे डिबेंचर इंटरेस्ट के बारे में बोला नहीं अकाउंट बनाने के लिए, इसलिए मैंने डिबेंचर इंटरेस्ट इग्नोर कर दिया। तो सेकंड टर्म में आपने वो चेंजेस करवाए थे, पता है, एक एंट्री लिखवाई थी DRRI की वहां बाद पर में। जर्नल एंट्री पूछा था, पास जर्नल एंट्री, तो सारी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी ना। अच्छा ओके, हाँ समझा। वहां पर अकाउंट नहीं पूछा था, वहां पर बोला पास जर्नल एंट्री। ओके एक बार अभी जो नया क्वेश्चन मैंने भेज दिया ना आपको, नया PDF फाइल, उसके थ्रू अभी जितने सम हम कर चुके हैं, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना कि पहले मैं DRR DRRI क्यों नहीं करवाता था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चा लोग, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें, एक सेकेंड ना, ओपन करके एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, yes yes, this new PDF file is final बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8, Sencom Limited a listed company, तो DRR नहीं चाहिए, बट DRRI चाहिए 15%। बट देखो नीचे प्रिपेयर क्या करने को बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉप द फॉलोइंग अकाउंट अप टू द डेट ऑफ कैंसलेशन। कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं? डिबेंचर और ओन डिबेंचर अकाउंट। मतलब यहाँ पर DRR DRRI के बारे में बोला ही नहीं है, तो सोचो ही मत, जाने दो। लेकिन सिंस अब तुमको टॉपिक आता है DRR DRRI क्या है, तो माइंड में तो चलना चाहिए कि yes, company is a listed company, DRR is not required, but DRRI is required 15%। ये बात और है कि हम उससे जुड़ी हुई कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। Is it clear? सर वहाँ पे ओन डिबेंचर बोला इसीलिए DRRI नहीं होगा ना, वहाँ पे अगर ओन के बजाय सिर्फ डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बोलते। डिबेंचर रिडम्पशन, हाँ, सिर्फ इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है, दैट इज नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हाँ तो उसमें DRI का फिर जर्नल एंट्री पास होता है ना सर? यस यस। ओके सर। Senco Limited, a listed company, issued 1,50,000 5% debenture on 30th September 2010, on which interest is payable half yearly on 31st March and 30th September। कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रही, 31st March और 30th September को। The company has the power to purchase debenture in the open market for cancellation thereof. The following purchase made during the year ended 31st December 2012 and the cancellation were made on the same day. Cancellation were made on the same day। तो ये कौन सा है? Purchase and future cancellation है या purchase and immediate cancellation है?
परचेज एंड फ्यूचर कैंसिलेशन है या परचेज एंड फ्यूचर इमीडिएट कैंसिलेशन? कैंसिलेशन। चैट करके जल्दी जल्दी बताओ सब लोग। इट इज इमीडिएट कैंसिलेशन बिकॉज ऑन द सेम डे। लेकिन अगर इमीडिएट कैंसिलेशन में ये अकाउंट पूछा है, ओन डिबेंचर अकाउंट, ओन डिबेंचर अकाउंट पूछा है, तो परचेज एंड इमीडिएट कैंसिलेशन को रिकॉर्ड करने का दो मेथड है। फर्स्ट मेथड जो अब तक हम करते थे, एंट्री -% डिबेंचर अकाउंट डेबिट with face value, debenture interest account debit to bank account with come interest price to profit on cancellation account। लेकिन अगर एग्जाम में बोला कि ओन डिबेंचर प्रिपेयर करो, ओन डिबेंचर अकाउंट प्रिपेयर करो, देन इन दैट केस फ्यूचर कैंसिलेशन की जो एंट्री सिखाया था ना, वो यहां पर यूज हो जाती है। तो यहां पर दो एंट्री ऑन द सेम डे पास होगी। पहला एंट्री पहला एंट्री परचेज ऑफ डिबेंचर एज एन इन्वेस्टमेंट, तो मैंने एंट्री लिखा था इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट with EIP, interest on own debenture debit to bank account with CIP। on the same day दो एंट्री पास करेंगे। सेकेंड एंट्री -% डिबेंचर अकाउंट डेबिट विथ फेस वैल्यू, ये जो इन्वेस्टमेंट डेबिट किया इसे क्रेडिट कर देंगे। एंड टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन। तुम अगर देखोगे ना तो ये दोनों एंट्री अगर सेम डे पास होती है तो इंपैक्ट तो वैसा ही होगा, इधर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर डेबिट, इधर क्रेडिट। अब दोनों एंट्री को मर्ज करो तो यही बन जाएगा। सर कब फर्स्ट मेथड करेंगे, कब सेकंड मेथड करेंगे? ऑलवेज फर्स्ट मेथड ही करना है। लेकिन अगर एग्जाम में बोल दिया प्रिपेयर ओन डिबेंचर अकाउंट, तो समझ जाना परचेज एंड इमीडिएट कैंसिलेशन में ये सेकंड मेथड वाला एंट्री करना है। डाउट है पूछो, अदरवाइज राइट डाउन। डाउट है तो पूछो, अदरवाइज फटाफट लिख लो।
हो गया रीड करके, लिख कर हो गया? तो हम जैसे परचेज एंड फ्यूचर कैंसिलेशन में इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते थे, डेबिट का 3 कॉलम, क्रेडिट का 3 कॉलम, वैसा करना पड़ेगा। प्रिपेयर करते हैं डिबेंचर अकाउंट फॉर 6 लाइन्स, 6 to 8 लाइन्स, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट सेम 6 to 8 लाइन्स। नहीं नहीं मम्मी, 5% डिबेंचर अकाउंट, %5 डिबेंचर अकाउंट, ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो क्वेश्चन में हमने यहां तक रीड कर लिया था, लिस्टेड कंपनी है, तो हमने ये भी डिस्कस किया था DRRI होना चाहिए, बट इट इज इमटेरियल फॉर अस। तो देखो इन्होंने इनफैक्ट दिया भी, ऑन 31st December 2000 इन्वेस्टमेंट मेड फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन वेयर 22,500। तो 1,50,000 का बच्चा लोग 15% निकालो, इट इज 22,500। नहीं होता तो हम इग्नोर कर देते ना, हम इसका एंट्री करेंगे ही नहीं। इनफैक्ट मैंने आपको जब जब बताया परचेज एंड इमीडिएट कैंसिलेशन होगा ऑन द सेम डे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, उसका प्रोपोर्शनेटली 15% बेचना पड़ेगा। वो बेचने की एंट्री यहां पर नहीं कराऊंगा, काय को, अरे बच्चा लोग 2 ही अकाउंट बनाना है। अब आगे दिया, ऑन 1st March 2012
25,000 rupees nominal value purchase, 24,725 x interest. And on 1st September 2012, rupees 20,000 nominal value purchase at 20,125 कम interest price. So since इसमें purchase and immediate cancellation के बहुत सारे transactions हैं, तो हम जैसे पहले timeline बनाते थे, interest calculation करते थे, EIP, CIP का working करते थे, वो यहाँ पर करेंगे. मैं आज तुमको ये होमवर्क दे रहा हूं कि जितने भी सम अपने हो चुके हैं ना, एक बार देखना कि DRR क्यों नहीं बनाया है. तुमको क्वेश्चन पढ़कर क्लिक होना चाहिए. क्वेश्चन में दिया है 1 मार्च 12. ओके, मुझे बताओ यहाँ पर ईयर एंड कभी लेंगे, मतलब व्हाट इज द अकाउंटिंग ईयर, व्हाट विल टेक, व्हाट विल बी द ओपनिंग डेट एंड व्हाट विल बी द क्लोजिंग डेट. कौशिक, क्यों 1 जैन? अनम्यूट करो कौशिक. फास्ट कौशिक. क्योंकि ईयर इन 31 दिसंबर है. ओ हो लवली कौशिक, ग्रेट. इधर देखो बच्चा लोग, क्वेश्चन में बस ये एक लाइन दिया है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012. इतना देखकर पकड़ में आना चाहिए कि हमारा ईयर एंड अगर 31 दिसंबर को हो रहा है तो ईयर 1 जैन को स्टार्ट हुआ होगा. वेरी गुड कौशिक. 1 जैन 2012, 31 December 2012, 1 Jan ओपनिंग. आगे दिएला है 1 मार्च परचेज किया, परचेज एंड इमीडिएट कैंसिलेशन. तुम्हें चाहिए तो यहां पर लिख लो टाइमलाइन में सेल ऑफ DRRI. ये और बात है कि मैं इसका एंट्री नहीं कराऊंगा. फिर आगे दिया है, अगर तुम क्वेश्चन का सेकंड लाइन देखोगे तो कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट देती है, मार्च और सितंबर. फिर वापस कंपनी ने परचेज कभी किया है, 1 सितंबर. ऑन द सेम डे सेल करना पड़ेगा ऑफ DRRI. मैं उसका एंट्री नहीं कराऊंगा, बट लिख लो ऐसे टाइमलाइन में. तुमको चाहिए तो उसके नीचे पेंसिल से लिख भी लेना, नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर ओनली 2 अकाउंट, हेंस इग्नोर. अब 31 दिसंबर को बच्चा क्लोजिंग करने से पहले आप ध्यान से देखो, इंटरेस्ट डेट क्लोजिंग डेट सेम नहीं है. अक्रूड इंटरेस्ट आएगा, और जब जब क्लोजिंग में अक्रूड इंटरेस्ट आएगा, ओपनिंग में भी अक्रूड इंटरेस्ट आएगा. क्या पूरे डिबेंचर टॉपिक में हमने एक भी सम अक्रूड इंटरेस्ट वाला किया है? और मुझे नहीं लग रहा है मैंने किया है कोई अक्रूड इंटरेस्ट वाला सम, बट फिर भी सिंस हमारा गैप काफी हो गया था तो मुझे बताओ, अक्रूड इंटरेस्ट का कोई सम किया है क्या?
तो इस सब में इंटरेस्ट अकाउंट पूछा नहीं है, बट हम बना लेंगे अपने प्रैक्टिस के लिए. वी विल प्रिपेयर डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट सो दैट अक्रूड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाए. एग्जाम में कैसे पता चलेगा सर अक्रूड इंटरेस्ट आएगा? तो जब जब क्लोजिंग डेट और इंटरेस्ट डेट सेम नहीं होगा तो अक्रूड इंटरेस्ट आएगा. इनफैक्ट मेरे लास्ट लेक्चर में जब मैंने 1 महीने पहले ही सिखाया था, तो आई थिंक सो मैंने अक्रूड इंटरेस्ट की थियरी पर ही क्लोज किया था. वर्किंग नोट नंबर 2, calculation of interest. Last date of payment of interest. Current transaction date. Months. Face value. And interest at the rate of 5%. सबसे पहले इंटरेस्ट में ओपनिंग 1/1/12. इसके पहले लास्ट ईयर कंपनी ने 30 सितंबर 11 को इंटरेस्ट दिया होगा. डिफरेंस 3 मंथ्स. कंपनी के बाद डिबेंचर है 1,50,000 का. 1,50,000 का 5% फॉर 3 मंथ्स. $1,50,000 5% for 3 months. Next, on 1st March, purchase and immediate cancellation. Before that 30th September को इंटरेस्ट दिया होगा. डिफरेंस 5 मंथ. ओपन मार्केट से 25,000 रुपए का ओन डिबेंचर खरीदा, बट खरीदा है इमीडिएट कैंसलेशन के लिए. 25,000 into 5% into 5 divided by 12. $521. Next, 31st March, interest date. Interest will always be calculated on outstanding debenture. So outstanding debenture is 1,25,000. 1,25,000 का 5% for 6 months. नेक्स्ट 1 सितंबर 12. इसके पहले कंपनी ने इंटरेस्ट 31 मार्च 12 को दिया होगा. डिफरेंस 5 मंथ. ओपन मार्केट से 20,000 का डिबेंचर खरीदा है.
20,000 का 5% for 5 month. फिर 30 सितंबर इंटरेस्ट डेट. Interest is calculated on outstanding debenture. 1,05,000 का 5% for 6 months. Last 31st December, इसके पहले इंटरेस्ट 30th September. Difference 3 months. 1,05,000. Accrued interest भी बैलेंस अमाउंट पर ही आएगा. Working note number 3, CIP is equal to EIP plus interest. पहला था 24,725. EIP on 1st March. On 1st March, interest was 521. So CIP will be 25,246. Next, 1st September. CIP is 20,125. Interest is 417. $19,708. डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट नहीं पूछा है, बट प्रिपेयर कर लो क्योंकि अक्रूड इंटरेस्ट है. सडनली एग्जाम में अक्रूड इंटरेस्ट पूछ लिया और हमने एक भी सम नहीं किया तो तुम एग्जाम में स्टक हो जाओगे. हेंस इंटरेस्ट अकाउंट भी बना लो. डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट. चलो स्टार्ट करते पोस्टिंग. सबसे पहला ओपनिंग 1/1/12. डिबेंचर इज अ लाइबिलिटी by balance brought down. $1,50,000. On the same day accrued interest. तो अक्रूड इंटरेस्ट का एंट्री रटना नहीं, लॉजिकली याद रखना है. लास्ट ईयर एंट्री पास हुआ होगा डिबेंचर इंटरेस्ट टू अक्रूड इंटरेस्ट.
इस साल उसका रिवर्सल एंट्री करेंगे। तुम्हें चाहिए तो जर्नल एंट्री लिख लेना 1 Jan 12 फॉर रिवर्सल ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट। Entry will be accrued interest account debit to debenture interest 1875 डिबेंचर इंटरेस्ट के क्रेडिट में बाय अक्रूड इंटरेस्ट। ये फर्स्ट डे पर, दैट इज 1 Jan 12, 1 Jan by accrued interest 1875। नेक्स्ट, परचेज एंड इमीडिएट कैंसलेशन। तो सिंस इन्होंने ओन डिबेंचर अकाउंट बनाने को बोला है, तो परचेज एंड इमीडिएट कैंसलेशन वाला सेकेंड एंट्री आएगा, ये सेकेंड मेथड वाला एंट्री। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट विथ ईआईपी। कितना था ईआईपी? बोलो। इंटरेस्ट ओम बोलता जाना। हेलो, हाँ बोल। 521 सीआईपी कितना था? अच्छा, ये 24,725 था। हाँ बोलो ओम, सीआईपी कितना है? सीआईपी सर 25 to 46 246। और सेकेंड एंट्री फिर आएगा 5% डिबेंचर डेबिट विथ फेस वैल्यू टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर 24,725 टू पीओसी 275। सिंस ये तुम्हारा इस टाइप का पहला सम है ना, तो ये वाली एंट्री भी लिख लेना। परचेज एंड इमीडिएट कैंसिलेशन 1 March, ये दो एंट्री आएगी। जब जब एग्जाम में इमीडिएट कैंसिलेशन में बोला होगा प्रिपेयर ओन डिबेंचर अकाउंट, फॉलो सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड मतलब परचेज एंड फ्यूचर कैंसिलेशन वाली एंट्री हो जाएगी ऑन द सेम डे। किसी को डाउट है देन प्लीज आस्क। हो गया लिखकर पोस्टिंग स्टार्ट करें। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर के डेबिट में टू बैंक अकाउंट
1st March 12, face value 25,000, interest 521, an amount always with EIP 24,725. On the same day cancel कर देंगे. इन केस ऑफ फ्यूचर कैंसिलेशन याद करो, मैं सिर्फ सारा रिकॉर्डिंग करते जाता था परचेस का और लास्ट में एक साथ सारे डिबेंचर कैंसिल हो जाते थे. यहां पर सेम डे परचेस, सेम डे कैंसिल, सेम डे परचेस, सेम डे कैंसिल. पोस्टिंग में किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ते देन. नेक्स्ट है सेल ऑफ DRRI नहीं करा रहा हूं, क्यों? नॉट रिक्वायर्ड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं बना रहे हैं. सीधा डिबेंचर इंटरेस्ट, तो डिबेंचर इंटरेस्ट पे करेंगे 3125 एंट्री. डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक. थ्री 3125 31st March. Then again purchase and immediate cancellation, बट ऐसी दो एंट्री करेंगे. तो एक एग्जांपल लिख लिया है तो अभी वापस नहीं लिखा रहा हूं, डायरेक्टली 1st September 12 टू बैंक अकाउंट, फेस वैल्यू 20,000, इंटरेस्ट 417, एन अमाउंट EIP 19708. आपको कॉपी नहीं करना है, कुछ डाउट है तो पूछना है. नेक्स्ट डिबेंचर इंटरेस्ट पे करेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक,
2625 और फिर अक्रूड इंटरेस्ट के एंट्री डिबेंचर इंटरेस्ट टू अक्रूड इंटरेस्ट। क्लोज कर दो। हो गया कंप्लीट। देख लो एक बार, आई थिंक सो सिर्फ यही क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन 6, बाकी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं जहां तक मेरा नॉलेज है। ओके स्टार्ट करते देन। क्वेश्चन नंबर 6, M Limited furnishes balance sheet as on 31st March 12। इक्विटी लायबिलिटी दिया। अब देखो ये बताया नहीं M Limited लिस्टेड है अनलिस्टेड है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो ऐसे टाइप का सम एग्जाम में आएगा ना,
तो आप DRR और DRRI के बारे में सोचना ही मत. नॉर्मल बेसिक सम, इग्नोर DRR DRRI. क्वेश्चन में कोई ना कोई इंडिकेशन अगर आप देखोगे, इसके पहले जितने भी मैंने DRR वाले या DRRI वाले सम कराए, तो कैसे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रहा था. इधर देखो क्वेश्चन 8 में लिस्टेड लिखा था, क्वेश्चन 9 में देखो अनलिस्टेड कंपनी लिखा था, क्वेश्चन 10 में देखो अनलिस्टेड कंपनी लिखा था, क्वेश्चन 11 भी देखो अनलिस्टेड कंपनी लिखा था. तो जब क्वेश्चन में ऐसा क्लियर कट दिया ये लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, देन इन दैट केस DRR DRRI के बारे में सोचना. अदरवाइज इग्नोर DRR DRRI. नॉर्मल अपना सम सॉल्व करेंगे. तो आपको बैलेंस शीट दिया है, उसमें ऑथोराइज दिया है, इशूड में 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each फुल्ली पेड दिया है, 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100. ब्रैकेट में देखो क्या दिया है, इशूड 2 months बैक फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक. बायबैक करने के लिए 2 महीने पहले इशू किया है, और 2 महीने पहले ही ये प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने इशू किया है. फिर दिया रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व NDP, रेवेन्यू रिजर्व DP, सिक्योरिटीज प्रीमियम NDP, PNL DP, नॉन करंट लाइबिलिटी में 10% डिबेंचर एंड करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन. असेट्स एट फिक्स्ड असेट्स दिया है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है, और करंट एसेट्स में लोन्स एंड एडवांसेस दिया है इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस. पॉइंट 1, the company passed a resolution to buy back 20% equity share. बायबैक हो रहा है इसमें ₹15 per share. This is offer price. For this purpose, it sold investment of 30 lakh for 25 lakh. 30 लाख का इन्वेस्टमेंट 25 लाख में बेच दिया, ये बायबैक है. पॉइंट 2, द कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ गया. Included in its investment were investment in own debenture costing 3 lakh, face value 3 lakh 30. These debenture were cancelled. Redemption of debenture. You are required to pass journal entry and prepare balance sheet. 3 टॉपिक का कॉम्बिनेशन, बायबैक, redemption of preference share and redemption of debentures. बट डिबेंचर में सिर्फ परचेज एंड फ्यूचर कैंसलेशन वाला सेकेंड एंट्री आएगा कैंसलेशन का, क्योंकि ऑलरेडी वो परचेज करके रख चुके हैं, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड कर रहा है, जिसका कॉस्ट 3 लाख है, फेस वैल्यू 3 लाख 30 है, उसे कैंसिल करना है. स्टार्ट करें फटाफट. पहले वर्किंग नोट करते हैं बायबैक का. याद करो बायबैक, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जब जब हमने टॉपिक किया था हमने कुछ वर्किंग नोट किए थे. वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, वो वर्किंग नोट यहां पर स्टार्ट करते हैं.
बायबैक टॉपिक लिखने से मुझे याद आया, डाइल्यूटेड अर्निंग, डाइल्यूटेड शेयर करके एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, वो एग्जाम में कभी पूछा नहीं है, बट फिर भी मैं करा दूंगा। मैंने मॉड्यूल में देखा एक क्वेश्चन कवर किया है, तो आई विल कवर दैट ऑल्सो। बस याद रखना, आप लोग लिख कर रखना जो चीज बाकी है। चलो ट्राई करो बायबैक वाला पहला दो इक्वेशन सॉल्व करने का। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का इग्नोर करो, पहले आप बायबैक का ट्राई करो। चलो देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है 20% बायबैक करना है, 3000 का 20%, 600 शेयर्स, तो रुपीज इन 1000 लैक्स क्या दिया, रुपीज इन 1000, तो 3 लाख शेयर्स था। ओके, 3 लाख का 20%, तो 60,000 इंटू 10, 6 लाख, और 60,000 इंटू प्रीमियम 5,
इस प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करेंगे. सिक्योरिटी प्रीमियम वी हैव 5 लाख. So DP not required. फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू. बच्चा लोग क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है कि ये जो प्रेफरेंशियल इशू है ना 2 लाख का, ये जो 2 लाख का इशू है ये 2 महीने पहले बाईबैक करने के लिए ही इशू किया गया है. सो 2 लाख. सो एसपीडीपी में 4 लाख आएगा, जिसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम का 2 लाख लेंगे और रेवेन्यू रिजर्व 2 लाख ले लेंगे. तो प्रेफरेंस शेयर्स का 20 लाख हाँ है. वही अमाउंट मुझे गलत लग रहा है, ये 1 0 कम होगा. वही मैं बार बार देख रहा हूँ. मेरे ख्याल से 20,000 into 100 विल बी 20 लाख. और रुपीस किस में दिया है? थाउजेंड्स में. इन थाउजेंड्स में दिया. ओके. नहीं तो फिर एक सेकेंड. हाँ फिर ये 10 ईच होगा. वेट. हाँ वेट देखने दो मुझे. क्या करते हो भाई? It is 2,000. अरे यार फिर बैलेंस शीट का अमाउंट भी पूरा चेंज हो बैलेंस शीट जाएगा. शिट यार. वेट. हाँ बैलेंस शीट का अमाउंट देखो कितना हो जा रहा है. 2000 रखा तो टैली हो रहा है दोनों ओके साइड. ठीक है. फिर जैसा क्वेश्चन दिया चेंज मत करो, जाने दो, वैसे ही करते हैं. Then in that case ये 20 लाख है. नॉट रिक्वायर्ड. वैसे भी ये ज्यादा होगा तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, पूरा का पूरा 20 लाख. और रिडम्पशन प्रीमियम पर हो रहा है 10%. सो 20 लाख का 10%.
2 लाख। डीपी क्रिएट करेंगे, डीपी पीएनएल रेवेन्यू रिजर्व दिया है, और रेवेन्यू रिजर्व है कितना, 4000, मतलब 40 lakhs है, मोर देन सफिशिएंट। 40 lakhs है, और कुछ इन्वेस्टमेंट बेचकर देखो लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? 5 lakhs का सर। 5 लाख, तो 35 लाख बचा, और 35 में से 2 लाख यहाँ पर यूज कर लिया, तो भी अपने पास बहुत ज्यादा बच रहा है। इट मीन्स फ्रेश इशू करने की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। ये ऑलरेडी इशू हो चुका है। तो जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे ना, तो ये 20 लाख की एंट्री हम पास नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इशू हो चुका है। आपके बैलेंस शीट में अभी आ चुका है ऑलरेडी। सो नाउ जर्नल एंट्री, पहले बायबैक ऑफ शेयर वाली एंट्रीज करेंगे, फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वाली, और फिर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वाली। बायबैक करना है तो याद करो, मैंने आपको वहां पर बताया था, सबसे पहले सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपके क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट बेचा है, इन्वेस्टमेंट बेचा है, so first entry for sale of investment, bank account debit, P&L account debit to investment account। कितने में बेचा है ओम? 25 lakhs sir। 25। अब इसके बाद आपके शेयर पहले से फुल्ली पेड अप है, तो डिमांड फाइनल कॉल, रिसीट फाइनल कॉल, फोर फीचर, री इशू, वो सब कोई भी एंट्री नहीं आएगी। सीधा ट्रांसफर टू सर सीआरआर है, बट वो भी नहीं आएगा। हाँ बोलो। सर, इसमें दिया है कि इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में से 50 lakhs दिया है, और एडजस्टमेंट इसमें ऐसा लिखा कि आपने 30 lakhs का इन्वेस्टमेंट सेल भी किया, और 30 lakhs का साथ में आपका ये भी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स भी है। 3 लाख है ना इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। ओ सॉरी सर, कोई बात। सो यहाँ पर फ्रेश इशू, डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर, वो सब हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, सीधा इन्फॉर्म इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। सिक्स लाख के इक्विटी शेयर बायबैक करने हैं, 3 lakhs। प्रीमियम अमाउंट 3 लाख, 9 लाख पेमेंट करना है इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। और फिर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक,
चलो करो ऐसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की एंट्रीज। उसमें अब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, सीधा पहला डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर, इन्फॉर्म, पेमेंट एंड राइटिंग ऑफ पीओआर, 4 एंट्री। हो गया 4 एंट्री। पहला डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर, उसमें रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर 20 लाख। सेकेंड एंट्री इन्फॉर्म, preferential 20 lakh, POR 2 lakh to preferential holder 22 lakh payment, preferential holder to bank 22 lakh, writing of POR, revenue reserve to POR 2 lakh. अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का एक ही एंट्री, कैंसिलेशन, फ्यूचर कैंसिलेशन वाला एंट्री। एक ही एंट्री आएगा, करो।
For cancellation, entry will be debenture account debit with face value 3,30,000 to investment in own debenture with cost price 3 lakh to profit on cancellation 30,000. This profit on cancellation is a capital profit. वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा. For that entry, POC account debit to capital reserve. POC account debit to capital reserve. Balance sheet is homework. अब ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट बैंक में बच गया था. एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड ऑब्लिगेशन अकाउंट. सिंपल कॉन्सेप्ट है. से फॉर एग्जांपल हम बैंक हैं और हमारी एक कस्टमर है कंपनी. कस्टमर मतलब उस कंपनी का हमारे बैंक में अकाउंट है, करंट अकाउंट. नाउ कंपनी टाइम टू टाइम इंटरेस्ट वगैरह सब पे करती है. ऐसा कभी नहीं हुआ कि कंपनी ने डिफॉल्ट किया हो. अब ये कंपनी फॉरेन से कुछ गुड्स इंपोर्ट करना चाहती है ऑन क्रेडिट. ये कंपनी फॉरेन से इंपोर्टर से गुड्स इंपोर्ट करना चाहती है ऑन क्रेडिट. बट ये इंपोर्टर हेजिटेट कर रहा है क्रेडिट पर गुड्स देने के लिए. इंपोर्टर बोल रहा है क्या गारंटी तुम पैसा पे करोगे. तो फॉर दैट पर्पस कंपनी बैंक के पास जा रही है और कंपनी बैंक को कह रही कि आप मेरे गारंटर बन जाओ. कंपनी बैंक को कह रही कि आप मेरे गारंटर बन जाओ और इस गारंटी देने के लिए मैं आपको कमीशन दे दूंगा. तो अब बैंक क्या कर रही है, कंपनी के बिहाफ पर इंपोर्टर को गारंटी दे रही है कि अगर इस कंपनी ने, इस कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो मैं दे दूंगा. ऐसी गारंटी को बैंक कहती है एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड ऑब्लिगेशन. एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड ऑब्लिगेशन. This is one type of contingent liability for bank. Why it is a contingent liability? Because अगर ये कंपनी इंपोर्टर को पेमेंट नहीं करेगा तब हमें पे करना पड़ेगा. अगर कंपनी ने ड्यू डेट पर इंपोर्टर को पे कर दिया तो हमें पे करने की जरूरत ही नहीं है. बच्चा लोग, ये बैंकिंग कंपनी हम पढ़ रहे हैं, उसमें ये एक कॉन्सेप्ट रह गया था. ऐसा आज मुझे किसी ने बताया, तो अभी टाइम बचा है तो मैं करा दे रहा हूं. एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट, ऑब्लिगेशन का पहले मतलब समझा यहां तक. अब जर्नल एंट्री क्या होती है? व्हेन
banks give guarantee. तो बैंक की बुक में ना ऐसे टेम्परेरी एंट्री पास होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड ऑब्लिगेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टेंस endorsement and obligation account. एक्चुअली कंटिंजेंट लाइबिलिटी की एंट्री नहीं आती ना, बट यहां पर बैंक ऐसा टेम्परेरी एंट्री पास कर देती है। दो टेम्परेरी अकाउंट ओपन हो जाते हैं बुक्स में। पहला कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड ऑब्लिगेशन अकाउंट, दूसरा एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड ऑब्लिगेशन अकाउंट। नाउ समझो, ड्यू डेट पर कंपनी ने इंपोर्टर को पेमेंट कर दिया, तो जैसे ही कंपनी इंपोर्टर को पे करेगी हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी कैंसिल हो जाएगी। यस और नो? सो ऑन दैट डेट ये जो एंट्री पास किया है ना, ये रिवर्स हो जाती है, ये रिवर्स हो जाती है। क्यों? हमने वो जो टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया था क्लोज कर दो, अब उसकी जरूरत नहीं है। क्लियर? इज इट क्लियर? अब मान लो सेकेंड प्रोबेबिलिटी, कंपनी ने पेमेंट नहीं किया, कंपनी ने पेमेंट नहीं किया, तो कहना इसे बैंक को पे करना पड़ेगा, बैंक को पे करना पड़ेगा। So now this contingent liability became actual liability. So again, if customer fail to pay, तो भी ये एंट्री रिवर्स कर दो। क्यों? क्योंकि अब कंटिंजेंट इज नो मोर कंटिंजेंट, इट बिकेम एक्चुअल लायबिलिटी। तो पहले यहां पर टेम्परेरी अकाउंट क्लोज करो और एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्चुअली लायबिलिटी रिकॉर्ड करो कि अब मुझे इतना लायबिलिटी पे करना है और कस्टमर से हम रिकवर करेंगे। उसकी एंट्री मेन बुक्स ऑफ अकाउंट में आ जाएगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझो, ओम ने पेमेंट नहीं किया, तो बीइंग अ बैंक पहले मैं पेमेंट कर दूंगा इंपोर्टर को पे करके आकर अब मैं बुक में एंट्री पास करूंगा, ओम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओम की वजह से मेरा पैसा गया, तो मैं ओम से पैसा रिकवर करूंगा। तो पहले बुक में ये वाली एंट्री जो पास की ये रिवर्स कर दो, क्लोज कर दो, और एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास करो। ये समझा? इंपोर्टर को तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा, तो बैंक इंपोर्टर को पेमेंट कर देगा, और पेमेंट करने के बाद बैंक विल रिकवर अमाउंट फ्रॉम कंपनी। फॉर दैट कंपनी विल पास एंट्री ओम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो मेन बुक्स ऑफ अकाउंट में। मतलब उसका एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट गारंटी अकाउंट पर कोई इंप्लीकेशन नहीं होगा। यहां पर तो हम यहां पर वो जो अकाउंट ओपन कर चुके हैं उसे क्लोज कर देंगे। इट मींस वेदर कस्टमर पे और बैंक पे ये एंट्री रिवर्स ही करना होता है। हेडिंग दे दो फटाफट, एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड ऑब्लिगेशन अकाउंट, एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड ऑब्लिगेशन अकाउंट। अंडरलाइन कर दो।
नेक्स्ट लाइन में बस इतना लिख लेना, इट इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी फॉर बैंक, इट इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी फॉर बैंक. जर्नल एंट्री. कंस्टिट्यूएंट. कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूट. दिस इज अ लाइबिलिटी फॉर अस. Constituent liability for acceptance, endorsement, obligation account. To acceptance, endorsement and obligation account. क्वेश्चन नंबर 14, आई थिंक सो ये सेकेंड पार्ट रह गया था. चलो कंप्लीट कर लेते हैं. ऑन 1st April 14, acceptance, endorsement, etc. not yet satisfied. नॉट येट सेटिस्फाइड मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग. लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग 27,50,000. ड्यूरिंग द ईयर अंडर क्वेश्चन, acceptance, endorsement, guarantee, etc. amounted to 67,50,000. ड्यूरिंग द ईयर मतलब इस साल इतना नया बैंक ने एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट, गारंटी लिया है. बैंक ऑनर्ड एक्सेप्टेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 44,50,000. बैंक ऑनर्ड मतलब बैंक ने पेमेंट किया. एंड क्लाइंट पेड ऑफ 15 लाख अगेंस्ट द गारंटीड लाइबिलिटी. और इतना बैंक इतना क्लाइंट ने पे किया. वेदर बैंक पे करे या क्लाइंट पे करे, हमें वो एंट्री रिवर्स ही करनी होती है. क्लाइंट फेल टू पे 4 लाख विच द बैंक हैड टू पे. इनफैक्ट क्लाइंट ने कुछ 4 लाख और पे नहीं किया तो बैंक को फाइनली 4 लाख और पे करना पड़ा. प्रिपेयर acceptance, endorsement and other obligation account as it would appear in the general ledger. आप
ने अगर कभी पढ़ा है ना, तो जनरल लेजर इज अ टेम्परेरी लेजर प्रिपेयर्ड बाय द ऑल ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट अ मेन बुक्स ऑफ अकाउंट. ठीक है, जनरल लेजर का मीनिंग नहीं मालूम है तो जाने दो. इन शॉर्ट, दिस एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन, these are temporary account, these are not a part of main books of account. ये ऐसे ही बैंक साइड में बनाकर रखती है, सो दैट बैंक को मालूम पड़े कि कितना बैंक ने गारंटी दिया है, कितना बिल कितना ऑलरेडी ऑनर हो चुका है, कस्टमर ने कर लिया है, कितना बैंक ने ऑनर किया है, वो सब डिटेल पता चले, इसलिए ये टेम्परेरी अकाउंट बनाकर रखते हैं. तो हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट वाला अकाउंट. कॉन्स्टिट्यूएंट वाला अकाउंट नहीं बनाना है. डेबिट वाला जो अकाउंट बनाया था वो नहीं बनाना है, क्रेडिट वाला बनाना है. स्टार्ट करते हैं. Acceptance, endorsement, and other obligation account. देखोगे अगर ये एंट्री, तो ये एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट, ऑब्लिगेशन, ये वाला अकाउंट बना रहे हैं. इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग वाला जो अमाउंट है ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1st April 14, 27,50,000. $27,50,000. क्वेश्चन में दिया है ड्यूरिंग द ईयर अंडर क्वेश्चन एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट गारंटी अमाउंटेड टू 67,50,000. मतलब इतना ड्यूरिंग द ईयर बैंक ने और गारंटी एक्सेप्ट किया. सो व्हेन बैंक्स गिव गारंटी, एंट्री विल बी कॉन्स्टिट्यूएंट अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट. तो एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट के क्रेडिट में जाकर बाय कॉन्स्टिट्यूएंट liability for acceptance, endorsement, and obligation account. $67,50,000 थ्रू आउट द ईयर बोला है, मतलब पूरे साल भर 14-15 में, पूरे साल भर में 14-15 में. नेक्स्ट आगे दिया है बैंक ऑनर्ड एक्सेप्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ 44,50,000. तो जितना बैंक ऑनर कर रहा है इस पर्टिकुलर टेम्परेरी अकाउंट में, रिवर्स वाली एंट्री आ जाएगी.
बैंक ने ऑनर किया 44,50,000। फिर क्लाइंट पे कर रहा है 15 लाख, सेम एंट्री। और फिर क्लाइंट फेल टू पे और बैंक टू पे 4 लाख। यहां पर सिर्फ ब्रैकेट में लिख देना क्लाइंट पेड, यहां पर क्लाइंट फेल टू पे। कोई डाउट है तो पूछो। Any doubt to anyone, please ask. ओके, सो बैंक में यही एक कॉन्सेप्ट बचा था या और कुछ रह गया था? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस में भी एक सम था। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का भी सम बचा है, उसमें बायबैक वगैरह था क्या? अच्छा, ओके। जश बोल रहा है ऐसा कोई क्वेश्चन बचा है तो एक काम करो, नाउ दैट सम इज होमवर्क, बिकॉज सिंस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज ओवर, ट्राई कर लेना वो सम पहले खुद से। जश बोल रहा है क्वेश्चन एक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का बचा है, क्वेश्चन नंबर 11 फॉर ऑल ऑफ यू, इट इज होमवर्क। सिंस वी हैव कंप्लीटेड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ट्राई कर लेना पहले, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। So in the next lecture we will start new topic, redemption of debenture,